नमस्कार ऑल ऑफ यू। आप जो है कक्षा 12 का रसायन विज्ञान चैप्टर रासायनिक बलगत पढ़ रहे हैं। इसका थ्योरी पोर्शन जो है कंप्लीट हो चुका है। आपको इसको न्यूमेरिकल बताया जा रहा है। न्यूमेरिकल में पहले वीडियो में आपको हमने बताया था पाठनिहित प्रश्न के बारे में, और दूसरे वीडियो में आपको अभ्यास स्टार्ट किए थे, जिसमें जो है क्वेश्चन नंबर 7 तक जो है कंप्लीट हो गया था। ठीक है, आज जो है क्वेश्चन नंबर 8 से आपको बताया जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो है आने वाले वीडियो को आपको जानकारी मिल सके। आइए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 8, जल में एस्टर के छद्म प्रथम कोटि के जल अपघटन के निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जल में एस्टर का जो है जल में जल अपघटन किया जा रहा है। एस्टर का जल अपघटन हो रहा है और वह कैसी अभिक्रिया है? वह छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक, उसके लिए यह टेबल दिया गया है। ठीक है, समय दिया है सेकंड में और एस्टर की सांद्रता दिया है, कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर मोल पर लीटर में। तो जब समय जो है 0 सेकेंड है तो उस समय एस्टर की सांद्रता है 0.55। जब समय 30 सेकेंड है तो एस्टर की सांद्रता है 0.31। समय 60 सेकेंड तो एस्टर की सांद्रता 0.17, और समय जो है 90 सेकेंड हो गया और एस्टर की सांद्रता जो है 0.085। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है एस्टर की सांद्रता क्या हो रही है? घट रही है। ठीक है, जब समय शून्य था उस समय इसकी प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी? 0.55 मोल पर लीटर। लेकिन जब समय 90 सेकेंड हो गया तो उस समय इसकी घटकर सांद्रता हो गई 0.085 मोल पर लीटर। ठीक, अब आपको बताना है 30 से 60 सेकेंड समय अंतराल में औसत वेग की गणना कीजिए। तो आपको औसत वेग निकालना है किसके बीच में? 30 से 60 सेकेंड के बीच में। 30 सेकेंड पर आप देख रहे हैं सांद्रता एस्टर कितनी है? 0.31 मोल पर लीटर, और 60 सेकेंड पर सांद्रता है 0.17 मोल पर लीटर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो है आपको औसत वेग की गणना करना है। उसके बाद जो है, चलिए पहले इसी को देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए, आपको निकालना था समय अंतराल 30 से 60 सेकेंड में औसत वेग। ठीक, तो औसत वेग का फार्मूला आप जानते हैं, आर एवरेज बराबर डेल्टा आर बटे डेल्टा टी। ठीक है, तो यह हो गया आपका R2 माइनस R1 बटे T2 माइनस T1, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर X2 माइनस X1 बटे T2 माइनस T1। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, बराबर डेल्टा X बटे डेल्टा T। ठीक है, तो अगर R की जगह X आप मान लोगे तो ऐसे लिख देंगे इसको। चलिए मान अब रखिए इसमें, तो औसत वेग R एवरेज बराबर R2। ठीक है, मतलब 60 सेकेंड पर सांद्रता, और R1 क्या है? 30 सेकेंड पर सांद्रता। तो ठीक है, तो क्वेश्चन के अनुसार जो है 60 सेकेंड पर सांद्रता और 30 सेकेंड पर सांद्रता। ठीक है, तो ये आपको जो प्रारंभिक सांद्रता है वो ज़्यादा है और बाद की सांद्रता क्या है? कम है। ठीक है, तो डिफरेंस निकालना है उसमें। ठीक है, तो पहले अधिक वाले को मान को रखते हैं। तो देखें यहाँ पे 0.31 माइनस 0.17 अब बटे 60 माइनस 30। ठीक, तो समय के साथ यह क्या हो रहा है? घट रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लगाते हैं। समय के साथ मान क्या होता है? घटता है, इसलिए माइनस साइन लगाते हैं। ठीक, तो यह जो है आप इसको जो है माइनस करेंगे तो आ गया आपका 0.14 बटे, यहाँ पे माइनस किए तो 30 आ गया। ठीक, अब जो है इसको आप डिवाइड करेंगे तो यह हो गया आपका औसत वेग 4.67 गुणे 10⁻³ ठीक है मोल पर सेकेंड। यह हो गया आपका मोल पर लीटर। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा यह निकल चुका है। आर औसत वेग कितना निकल गया? 4.67 गुणे 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। ठीक है, अब आइए देखते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या पूछा गया है इसमें, दूसरा इसका भाग। अब पूछा गया है आपको एस्टर के जल अपघटन के लिए छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना करना है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखें ध्यान से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आप सूत्र जानते हैं, K डैश बराबर, ठीक है, 2.303 बटा T log R0 बटे R। ठीक, यहाँ R0 प्रारंभिक सांद्रता है जो टेबल में दिया है 0.55 मोलर। समय जब T बराबर 30 सेकेंड है उस समय निकालिए, और जब 60 सेकेंड है तब निकालिए। तो समय 30 सेकेंड पर
तो k डैश बराबर 2.303 बटा t का जगह 30 लिख दिए लाग, ठीक है, r0 बटे r प्रारंभिक सांता और 30 सेकंड पे सांता 0.55 बटे 0.31। इसको आप ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे, लाग का मान देख कर रखेंगे, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करके 30 डिवाइड करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। वेग स्थिरांक k डैश बराबर आएगा 1.91 गुणे 10/2 पर सेकेंड। अब 60 सेकेंड के लिए निकालिए, तो जब t बराबर 60 सेकेंड है तब k डैश बराबर 2.303 बटे t का मान 60 हो गया, लाग, ठीक है, यह प्रारंभिक सांता r0 का मान 0.55 और 60 सेकेंड का मान 0.17, ठीक। अब इसका वैल्यू आप लिख के या देख के इसको रखेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा वैल्यू आपका 1.96 गुणे 10/2 पर सेकेंड, ठीक। अब जो है 90 सेकेंड पर t बराबर 90 सेकेंड पर, तो k डैश बराबर 2.303, t का मान 90 हो गया, लाग 0.55 और 90 सेकेंड पे जो आपकी सांता है उसको रखिए 0.085, ठीक है। तो यह 90 सेकेंड पे आपकी सांता थी 0.085, इसको आपने रख दिया। अब जो है इसको वैल्यू आप रखेंगे लाख का और फिर इसे मल्टीप्लाई करके 90 से डिवाइड करेंगे तो यह वैल्यू आ जाएगा 2.01 गुणे 10/2 पर सेकेंड, ठीक। अब k का औसत मान निकालना है, ठीक है, k डैश का औसत मान, सबको ऐड कीजिए और 3 डाटा है बटे 3, तो पहला वाला जो निकला है k का मान 1.91 गुणे 10/2 धन दूसरा वाला है, ठीक है, जो 60 सेकंड पे निकला है 1.96 गुणे 10/2 धन जो तीसरा वाला जो निकला है 90 सेकंड पे 2.01 गुणे 10/2, सबको ऐड कर दिए, 3 से डिवाइड कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका 1.96 गुणे 10/2 पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से औसत मान निकल गया k डैश का 1.96 गुणे 10/2 पर सेकेंड, ठीक है। तो एस्टर का वेग स्थिरांक आप निकाल लिए, जो औसत वेग स्थिरांक होगा 1.96 गुणे 10/2 पर सेकेंड। तो आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक अभिक्रिया A के प्रति प्रथम तथा B के प्रति द्वितीय कोट की है। एक अभिक्रिया है जो A के प्रति प्रथम कोट का है, x का मान लीजिए इसका प्रथम कोट का है तो 1 लिखेंगे, और B द्वितीय कोट है तो B के ऊपर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। अवकल वेग समीकरण लिखिए, तो क्या हो जाएगा अवकल वेग समीकरण dx बटे dt बराबर k एक्टिव मास ऑफ A पावर 1 इंटू एक्टिव मास ऑफ B पावर 2, ठीक। B की सांता 3 गुनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, A और B दोनों की सांता दोगुनी करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं अवकल वेग समीकरण पर लिखते हैं। तो ध्यान दीजिए, यह आपका था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, एक अभिक्रिया A के प्रति प्रथम और B के प्रति द्वितीय कोट की है, ठीक है। तो अवकल वेग समीकरण ध्यान दीजिए, अवकल वेग समीकरण dx बटे dt बराबर k A के प्रति प्रथम कोट, तो एक्टिव मास ऑफ A पर प्रथम कोट, ठीक है, पावर 1 हो गया, और एक्टिव मास ऑफ B पे पावर 2, तो A की सांता पर 1 लिखे चाहे 9 लिखे, प्रथम कोट का हो गया, और B पर 2 या B के प्रति द्वितीय कोट का हो गया, ठीक। अब आपको लिखना है B के सांता 3 गुनी करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वेग बराबर k AB स्क्वायर, वेग बराबर k AB स्क्वायर। अगर मानते हैं कैपिटल A की सांता A स्मॉल a और B की सांता स्मॉल b हो, तो वेग बराबर dt मतलब वेग बराबर क्या हो जाएगा k, और यह हो जाएगा a और यह हो गया b का स्क्वायर। यदि b की सांता को 3 गुना कर दिया जाए तब वेग बराबर k a, b की सांता 3 गुनी तो b की जगह आप लिखिए 3b का स्क्वायर, यह हो गया k a और यह हो गया 9b स्क्वायर, ठीक है। तो 9k ab स्क्वायर, अर्थात जो है वेग बराबर k ab स्क्वायर है, तो यह आ गया आपका 9k ab स्क्वायर, अर्थात जो है 9 गुना, ठीक है। तो यह हो गया आपका, यदि आप जो है B की सांता 3 गुनी करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वेग 9 गुना हो जाएगा, तो अभिक्रिया का वेग 9 गुना बढ़ जाएगा। अब तीसरा देखते हैं, A तथा B दोनों की सांता दोगुनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अब देखें, यदि A की सांता और B की सांता 2 गुना हो जाए तब क्या होगा, तो वेग बराबर k, A की जगह पे आप लिखें 2a, 2 गुना कर इंटू 2b, इसके जगह 2b हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, तो k ये अगर 2a और यह स्क्वायर करेंगे तो 4b स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यह 4 दूनी 8 k ab स्क्वायर, ठीक है, अर्थात 8 गुना हो गया। अतः अभिक्रिया का वेग कितना गुना बढ़ जाएगा, 8 गुना बढ़ जाएगा। तो A और B की आप सांता 2 गुना करेंगे तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, 8 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 10, ए और बी के मध्य अभिक्रिया में ए और बी के विभिन्न प्रारंभिक सांद्रताओं के लिए प्रारंभिक वेग r0 नीचे दिए गए हैं। ठीक है, ए और बी के प्रति अभिक्रिया की कोटि क्या है। तो आप देख रहे हैं कि ए और बी के बीच अभिक्रिया हो रही है और ए और बी के विभिन्न सांद्रताओं के लिए प्रारंभिक वेग का टेबल यहाँ पे बना हुआ है। अलग अलग सांद्रताओं पर r0 का मान दिया गया है और आपको बताना है ए और बी के प्रति अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ए की सांद्रता मोल पर लीटर में दिया गया है। ठीक है, जब यहाँ पे आपका प्रारंभिक वेग r0 का मान मोल पर लीटर पर सेकंड में दिया गया है। ए की सांद्रता जो है 0.20 और बी की सांद्रता है 0.30, तो उस समय r0 का मान प्रारंभिक वेग का मान आता है 5.07 × 10⁵ ठीक। जब ए की सांद्रता 0.20 मोल पर लीटर और बी की सांद्रता 0.10 मोल पर लीटर, तब जो है प्रारंभिक वेग का मान आता है 5.07 × 10⁵। जब ए की सांद्रता 0.40 और बी की सांद्रता 0.05 मोल पर लीटर हो जाती है, तो उस समय जो है प्रारंभिक वेग आता है 1.43 × 10⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस टेबल की मदद से आपको ए और बी के प्रति अभिक्रिया की कोटि निकालना है। ठीक है, तो जो सूचनाएं हैं उसको हमने नोट किया। ए की सांद्रता मोल पर लीटर में यह दिया गया था, बी की यह, और उस समय प्रारंभिक वेग r0 का मान यह दिया गया था। दूसरे प्रयोग में यह आपका दिया गया था। ठीक है, सांद्रता ए का और बी का और प्रारंभिक वेग यह दिया गया था। तीसरे एक्सपेरिमेंट में ए का सांद्रता, बी का सांद्रता और प्रारंभिक वेग r0 का मान यह दिया गया था। ठीक, अब मानते हैं, माना ए के संदर्भ में कोटि x और बी के संदर्भ में कोटि y है। ठीक है, तो मान लिया कि एक संदर्भ में कोटि x है और बी के संदर्भ में कोटि y है, तब वेग के नियमानुसार वेग बराबर के, ठीक है, ए के सांद्रता पावर x इंटू बी के सांद्रता पावर y। ठीक, अब आइए प्रथम प्रयोग से, प्रयोग 1 के द्वारा, ठीक है, जो पहला डाटा दिया गया इसके अनुसार लिखते हैं। प्रयोग 1 के द्वारा वेग बराबर के का मान रख दें। ठीक है, के का मान 5.07 × 10⁵ यह किसके लिए हो गया, वेग का मान हो गया। यह क्या हो गया, वेग का मान। के का मान तो दिया नहीं है, ठीक है, इसलिए के ही रहने दें। तो यह वेग का मान रख दिए 5.07 × 10⁵ बराबर के, और अब ए की सांद्रता रख दें 0.20 पावर x इंटू बी की सांद्रता 0.30 पावर y। इसको मान लें आप समीकरण नंबर 1। अब आते हैं प्रयोग 2 में। तो प्रयोग 2 में जो वेग का मान दिया है 5.07 × 10⁵ बराबर के, अब इस समय सांद्रता कितनी है 0.20 पावर x इंटू यह 0.10 पावर y। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब तीसरे प्रयोग से, ठीक है, तीसरे प्रयोग से वेग का मान 1.43 × 10⁴ है, उसको रख दिए बराबर के, और जो सांद्रता दिया है 0.40 ए के जगह पे और बी का 0.50 बी के जगह पे रख दिए पावर x इंटू पावर y, समीकरण नंबर 3। तो इस तरह से तीनों प्रयोग से आपने 3 समीकरण बनाया। अब जो है हम मान निकालने के लिए भाग देते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर यह आपका समीकरण 1 है, भाग देना किसे, समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 को ऊपर लिखें 5.07 × 10⁵ बटे 5.07 × 10⁵ यह हो गया बराबर के 0.20 पावर x इंटू 0.30 पावर y, और यह हो गया आपका 0.20 पावर x इंटू 0.10 पावर y। अब जो है यह वैल्यू से कट गया, के से के कट गया, और यह जो है अब सेम है तो यह कट गए, तो यह आ गया, इधर कटने के बाद 1 आ गया बराबर, यह हो गया आपका 0.30 अब बटे 0.10 पे पावर y। दोनों पे पावर y है, एक जगह लिख सकते हैं पावर y। ठीक, अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 पे पावर y, और यह 1 को लिख सकते हैं 1 पे पावर 0। ठीक है, जिसको वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक, अब घात की तुलना करते हैं तो y बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से y बराबर 0 आ गया। समीकरण 2 तथा समीकरण 3 को भाग करके y का मान रखने पर अब जो है समीकरण 2 और समीकरण 3 का भाग देंगे और उसके बाद जो y बराबर 0 मान रखेंगे। तो आइए देखते हैं आगे। तो समीकरण 2 और समीकरण 3, तो जो समीकरण 2 था उसको लिख, ठीक है, मान रख दें 5.07 × 10⁵ और समीकरण 3 1.43 × 10⁵ बराबर, यह जो है बराबर के
0.20 पावर x 0.10 पावर y, और ये आपका समीकरण नंबर 3 था k 0.40 पावर x 0.50 पावर y। ठीक है, अब k से k क्या हो गया, कट गया। ठीक, अब इन दोनों के पावर x हो गया और इन दोनों के पावर y हो गया। अब y का मान आप रख दें, y बराबर क्या रखना है, 0। तो जब आप y बराबर, ठीक है, यह हो गया, इसको आप काटोगे तो यह एक कम या 2 बार में कट जाएगा, तो यह हो गया 1/2 पावर x, और y का वैल्यू आपने 0 रख दिया, तो 0.10/0.50 पावर 0। अब किसी पर पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, तो इसके जगह पे हो गया 1। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है घात थोड़ा सही करते हैं, तो 10⁻4 को ऊपर ले आते हैं, तो यह हो जाएगा आपका -4 हो जाएगा। ठीक, इसको थोड़ा सा लिख देते हैं, 5.07 1.43, और ऊपर नहीं ले आते हैं, इसको नीचे लाते हैं, नहीं तो नहीं होगा सारा। नीचे लाते हैं, 10/5 ऊपर नीचे आएगा तो 10 पे -5 हो जाएगा। तो ध्यान दें, तो यह नीचे आके हो गया आपका 10/5 नीचे आ गया, तो हो गया -5 हो गया, यह हो गया 1/2 पावर x। अब इसमें से यह -5 है और ऋण 4 है, तो इसमें ऋण 4 हट जाएगा, तो ये केवल -1 बचेगा। -1 मतलब 10 का इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह दशमलव जो है पीछे आ गया, यह हो गया 14.3। तो 5.07/14.3 बराबर 1/2 पावर x। ठीक, अब इसको जो है डिवाइड करते हैं, तो यह 1 बार में और यह कट जाएगा 2.82 बार में। ठीक, और 1/2 पावर x। अब इसको उल्टा कर देते हैं। ठीक, तो यह उल्टा करेंगे 2 पावर x हो जाएगा, और यह हो जाएगा 1.82 हो जाएगा। ठीक, अब जो है दोनों तरफ का लाग लेने पर, तो यह हो जाएगा, इसका आप लाग लोगे तो x पावर n log x होता है, तो यह हो जाएगा x log 2। ठीक, और यह log 2.82। अब वैल्यू रखते हैं, तो x log 2 का मान 0.3010 और log इतने का मान हो गया 0.4502। ठीक, तो x बराबर क्या होगा, 0.4502 बटे 0.3010 डिवाइड कर दिए, तो यह x बराबर आ गया 1.4966, जो लगभग है 1.5 के। तो x बराबर वैल्यू क्या आ गई, लगभग 1.5। तो इस प्रकार a के सापेक्ष कोटि, ठीक है, जो x माने थे तो उसका मान आ गया है 1.5, और b के सापेक्ष कोटि क्या थी, y माने थे तो उसका मान कितना आया था, 0। तो इस प्रकार a के सापेक्ष कोटि होगी 1.5 और b के सापेक्ष कोटि क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने कोट निकाल लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखें ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं वेग स्थिरांक ज्ञात करना है, टेबल दिया हुआ है। चलिए ध्यान दीजिए, 2a + b एरो c धन d अभिक्रिया की बलगतिकी अध्ययन करने पर निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। अभिक्रिया के लिए वेग नियम और वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको क्या निकालना है, अभिक्रिया के लिए वेग नियम निकालना है, और क्या निकालना है, वेग स्थिरांक का मान निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो प्रयोग यहाँ पर भी आप देख रहे हो, यहाँ पे 4 प्रयोग किए गए हैं। पहले प्रयोग में a की सांद्रता दिया है मोल पर लीटर में 0.1 है, और b की सांद्रता है 0.1 मोल पर लीटर। उस समय d, ये जो d बन रहा है, d के विचलन का प्रारंभिक वेग दिया है मोल पर लीटर पर मिनट में 6 × 10⁻³ है। ठीक है, फिर दूसरे प्रयोग में आप देख रहे हैं a की सांद्रता 0.3, b की सांद्रता 0.2, तो d के बनने की दर जो है वह 7.2 × 10⁻² मोल पर लीटर पर मिनट है। ठीक है, तीसरे प्रयोग में जब a की सांद्रता जो है 0.3 मोल पर लीटर है, b की सांद्रता जो 0.4 मोल पर लीटर है, तब d के बनने की जो प्रारंभिक वेग होगी वह 2.88 × 10⁻1 है, मोल पर लीटर पर मिनट है। चौथे प्रयोग में जब a की सांद्रता जो है 0.4 मोल पर लीटर, b की सांद्रता 0.1 मोल पर लीटर है, तब d के बनने का प्रारंभिक वेग जो है वह 2.40 × 10⁻2 है। ठीक है, यह प्रयोग 4 प्रयोग दिया गया है, तो इसके लिए भी आपको समीकरण बनाना पड़ेगा। 4 समीकरण बनाएंगे और उसके बाद जो है समीकरण को आपस में डिवाइड करेंगे, x y का मान निकालेंगे। x y का मान निकलने के बाद जो है आप वेग व्यंजक लिखेंगे, वेग बराबर k a पावर x × b पावर y। तो वैल्यू आप जो x y का मान आएगा उसको पुट करेंगे, तो वहाँ से आपका वेग समीकरण निकल जाएगा, वेग नियम निकल जाएगा। उसके बाद k का वैल्यू आप निकाल लेंगे वेग स्थिरांक का। तो आइए देखते हैं, ध्यान दीजिए। तो आप जानते हैं कि वेग बराबर होता है k पावर x × b पावर y। ठीक, तो आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, वेग नियम हो जाएगा आपका। तो आइए पहला समीकरण बनाते हैं, वेग 1। तो वेग 1 जो पहला वेग दिया है 6 × 10⁻³ दिया है, तो उस समय सांद्रता क्या होगा,
तो बेग 1 का वैल्यू आपने लिख दिया 6 × 10⁻³ बराबर के। ए की सांता उस समय है 0.1 पावर x इंटू 0.1 पावर y, समीकरण नंबर 1। बेग 2 का मान रखें 7.2 × 10⁻² बराबर के, और सांता जो दिया है ए का उस समय 0.3 पावर x इंटू 0.2 पावर y, समीकरण नंबर 2। बेग 3 की वैल्यू जो दिया है प्रयोग में 0.288 × 10⁻1 बराबर के, सांता दिया ए का 0.3 पावर x और बी का दिया 0.4 पावर y, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। समीकरण नंबर 4 बेग 4 की वैल्यू आप 2.40 × 10⁻² बराबर के, जो सांता दिया है 0.4 पावर x इंटू 0.1 पावर y, समीकरण नंबर 4। ठीक है, तो इस तरह से जो 4 प्रयोग दिए गए थे, चारों प्रयोग से आपने समीकरण लिख लिया बेग का। ठीक, अब जो है समीकरण 1 में समीकरण 4 से भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 4 से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तो समीकरण 1 बेग 1 बटे बेग 4 कर रहे हैं, तो बेग 1 का मान लिखें 6 × 10⁻³ बटे बेग 4 का मान 2.40 × 10⁻²। ठीक है, इधर के 0.1 पावर x 0.1 पावर y, यह हो गया 0.4 पावर x इंटू 0.1 पावर y। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यह जो है आप इसको कट करोगे। ठीक है, दशमलव सही करें तो यह एक अंक जो है 10 इधर कर लें, तो यह 10⁻2 का 10⁻³ हो जाएगा, और 6 कम 6 6 24 हो जाएगा। ठीक, तो यह के से के कट गया, तो 0.1 पावर x 0.4 पावर x यह है, 0.1 पावर y 0.1 पावर y सेम है, कैंसिल हो गए। ठीक है, फिर इसको 10⁻³ कैंसिल हो गए, तो यहाँ बच गया 1/4, और इधर बच गया, या 10 में हटा देंगे, इसमें एक अंक पे हट जाएगा, तो 1/4 पावर x हो जाएगा। ठीक, तो 1/4 1/4 पावर x हो गया। ठीक, इसको आप लिख सकते हो 1/4 पावर 1 और 1/4 पावर 1 तुलना करेंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा। ठीक, अब x का वैल्यू निकल गई, x बराबर 1। अब जो है समीकरण 2 में समीकरण 3 से भाग देने पर, और समीकरण 2 में समीकरण 3 से भाग दें, तो समीकरण 2 जो है बेग 2 बटे बेग 3, बेग 2 का मान 7.2 × 10⁻², अब बटे बेग 3 का मान 2.88 × 10⁻1, वैल्यू के 0.3 पावर x इंटू 0.2 पावर y, के 0.3 पावर x इंटू 0.4 पावर y। ठीक, अब जो है डिवाइड करें तो यह कट जाएगा आपका, दशमलव जो है एक अंक इधर ला दें। ठीक है, 10/2 हो जाएगा, तो यह 10/2 कैंसिल हो जाएगा, और यह हो जाएगा 28.8। अब इसको काट दें, 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, के से के कैंसिल हो गया, और यह वैल्यू सेम है तो यह कैंसिल हो गए, यह 0.2 0.4 यह 2 बार में कट जाएगा पावर वाई। ठीक, तो 1/2 पावर वाई हो गया, तो यह हो गया आपका 1/4 बराबर 1/2 पावर वाई। ठीक, अब 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 पावर 2 और 1/2 पावर घात की तुलना करो तो y बराबर 2। ठीक, तो x का मान कितना आ गया 1 और y का मान 2 आ गया। अब वैल्यू रख दें, अतः बेग नियम व्यंजक बेग बराबर के a पावर x इंटू बी पावर y में मान रखने पर, तो बेग बराबर के a पावर x का वैल्यू 1 हो गया इंटू बी पावर y वैल्यू 2 हो गया, तो बेग बराबर के a, ठीक है, एक्टिव मास ऑफ a इंटू एक्टिव मास ऑफ b पावर 2। ठीक है, तो ये आपका पहला आंसर हो गया, बेग बराबर के a की सांता इंटू बी की सांता पावर 2। अब बेग स्थिरांक k का मान निकाला, तो k बराबर हो गया बेग बटे a की सांता इंटू बी की सांता पावर 2। ठीक है, अब रख दो मान, तो मान लीजिए बेग आप रखे हैं 6 × 10⁻3, तो उस समय a की सांता है 0.1 और b की सांता है 0.1 पावर 2, तो ये अगर 6 × 10⁻3 यह हो गया, इसको लिख सकते हैं पावर में 10/1, इसको लिख सकते हैं 10/1 पावर 2। ठीक, 10/1 का स्क्वायर कर दें, यह हो गया 6 × 10⁻3, यह हो गया 10/1 और इसका करेगा 10/2 हो जाएगा, तो यह हो गया मिलके 10/3, तो 10/3 से 10/3 कैंसिल हो गया, तो 6 हो गया। यह आ गया आपका बेग स्थिरांक k का मान 6 मोल पे -2 लीटर -1 मिनट -1। ठीक है, तो बेग स्थिरांक का मान कितना निकल गया 6 मोल पे -2 लीटर -1 मिनट -1। ठीक, तो यह हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलिए ध्यान से देखें दोस्तों, यह क्वेश्चन नंबर 12 भी जो है आपका प्रयोग वाला है। हाँ, चलिए ध्यान दें, दिया आपका a तथा b के मध्य अभिक्रिया a के प्रति प्रथम कोटि है। ठीक है, a के प्रति कैसी अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की है, और प्रथम कोटि और b के प्रति शून्य कोटि की है। ठीक है, a तथा b के मध्य अभिक्रिया a के प्रति प्रथम कोटि, अर्थात a के सांता पावर 1 लिखेंगे और b के सांता पर क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। ठीक है, तो निम्न तालिका में रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, तो यह टेबल है जिसमें कुछ खाली छोड़ दिए गए हैं, उनको आपको कैलकुलेट करके लिखना है। पहला प्रयोग में a का सांता है 0.1, b की सांता है 0.1। ठीक है, तो प्रारंभिक वेग दिया है उस समय 2 × 10⁻2 मोल पर लीटर पर मिनट। ठीक,
अब जो है यहाँ पर सेकेंड प्रयोग में या ए की सांता छोड़ दिया है, बी की सांता दिया है और प्रारंभिक वेग दिया है, तो यहाँ आपको कैलकुलेट करके यहाँ वैल्यू पुट करना है। थर्ड प्रयोग में ए की सांता बी की सांता दिया है, प्रारंभिक वेग नहीं दिया है, तो यह मान निकाल के यहाँ लिखना है। चौथे प्रयोग में ए की सांता नहीं दिया है, बी की सांता दिया है और प्रारंभिक वेग दिया है। ठीक है, तो जो है आप रेट ला लिखेंगे, उस आधार पर जो है आप वैल्यू को पुट करेंगे। आइए देखते हैं, देखें ध्यान से। ए तथा बी के मध्य अभिक्रिया ए के संदर्भ में प्रथम कोटि है और बी के संदर्भ में शून्य कोटि की है। अतः ए के लिए वेग क्या हो जाएगा, ए के लिए वेग बराबर के ए पे पावर 1। ठीक है, ये हो गया प्रथम कोटि का। बी के लिए वेग बराबर के बी पे पावर 0। ठीक है, बी के संदर्भ शून्य कोटि की है। अतः पूर्ण अभिक्रिया के लिए वेग बराबर के ए पावर 1 बी पे पावर 0। ठीक है, अतः यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। प्रयोग 1 से देखते हैं। के का मान के बराबर वेग बटे एक्टिव, ठीक है, ए की सांता इंटू बी की सांता पावर 0। तो के बराबर वेग का मान दिया है पहले प्रयोग के, तो वेग का मान रख दो 2 गुणे 10/2 और ए का सांता 0.1 पर मिनट। तो ये के का मान निकल गया 2 गुणे 10/1 प्रति मिनट। ठीक है, तो प्रयोग 1 में जो वैल्यू आपको के का रखना है तो क्या गया 2 गुणे 10/1 प्रति मिनट। अब आते हैं हम प्रयोग 2 में। चलो ये सांता अब निकालते हैं। तो के का मान पहले आप निकल गया, के का मान न पर निकला। अब के आधार पे जो है आप सांता ए का मान निकालेंगे। जब के का मान निकल गया तो प्रयोग 2 से ए की सांता बराबर क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग बटे वेग स्थिरांक। प्रारंभिक वेग बटे वेग स्थिरांक, प्रारंभिक वेग 4 गुणे 10/2 है और वेग स्थिरांक की वैल्यू आप अभी निकाल चुके हैं 2 गुणे 10/1। तो यह वैल्यू यहाँ रख देंगे तो ए की सांता निकल जाएगी। ए की सांता हो गई 2 गुणे 10/1। तो ठीक है, तो यह 2 गुणे 10/1, यह पहला आंसर आपका निकल गया। ए की सांता बराबर 0.2 मोल पर लीटर। प्रयोग 3 से, ठीक है, तो उस प्रयोग 3 से ए की सांता दिया है 0.4 मोल पर लीटर और के का मान 2 गुणे 10/1 पर मिनट, ये निकल चुका है। और उस आधार पर क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो प्रारंभिक वेग बराबर के ए की सांता, क्योंकि बी की सांता 0 है तो हट जाएगा, प्रारंभिक वेग 1 हो जाएगा उसकी वैल्यू। तो प्रारंभिक वेग बराबर के ए की सांता, तो के का मान 2 गुणे 10/1 और ए की सांता 0.4 दिया है, मल्टीप्लाई कर दिए तो प्रारंभिक वेग मान निकल गया 8 गुणे 10/2 मोल पर लीटर पर मिनट। ठीक है, यह हो गया आपका आंसर। प्रयोग 4 से ए की सांता बराबर प्रारंभिक वेग बटे वेग स्थिरांक। प्रारंभिक वेग 2 गुणे 10/2 और वेग स्थिरांक का मान 2 गुणे 10/1। तो ए का मान निकल गया सॉल्व करने पे 1 गुणे 10/1 0.1 मोल पर लीटर। ठीक है, तो यह आपकी वैल्यू निकल गई 0.1 मोल पर लीटर। इस तरह से जो है आप डाटा जो है फीड कर देंगे। 3 आंसर आपका निकल गया। पहले ठीक है, पहले में क्या भरेंगे आप 0.2 मोल पर लीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0.2 मोल पर लीटर, यहाँ हो जाएगा। दूसरे में आपने यह वैल्यू निकाले हैं, कितना निकला है प्रारंभिक वेग 8 गुणे 10/2, तो यहाँ हो जाएगा आपका 8 गुणे 10/2। अब चौथे में आपने ए की सांता लिखनी थी तो यह वैल्यू आया था आपका 0.1। ठीक है, तो इस तरह से आपका पहला 0.2 हो गया आंसर, दूसरा जो है 8 गुणे 10/2 हो गया और तीसरा आपका हो गया 0.1। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, ध्यान दें। नीचे दी गई प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक से अर्धायु की गणना कीजिए। यह वेग स्थिरांक दिया है, अर्धायु की गणना करना है आपको। ठीक है, पहला है 200 पर सेकेंड, दूसरा है 2 पर मिनट और तीसरा है 4 पर ईयर। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो पहला दिया था वेग स्थिरांक 200 पर सेकेंड। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आप सूत्र जानते हैं, ठीक है, कि अर्धायु बराबर होता है 0.693 बटा के, 0.693 बटा के। तो यह हो गया आपका 0.693 बटा के, जो 200 मान दिया 200 रख दिए, डिवाइड कर दिए, तो यह पहला अर्धायु निकल गया 3.46 गुणे 10/3 सेकेंड। ठीक, अब दूसरा जो दिया है वेग स्थिरांक दिया है 2 पर मिनट, तो अर्धायु यहाँ बड़ा 0.693 बटा के पर मिनट, तो यह 0.693, के का वैल्यू 2, वेग स्थिरांक 2 दिया है 2, डिवाइड कर दिए तो यह हो गया 0.346 मिनट। ठीक है, इसको 0.346 मिनट लगभग में 0.35 मिनट, यह दूसरा आंसर निकल गया 0.35 मिनट। तीसरा दिया वेग स्थिरांक 4 ईयर पर प्रति ईयर। ठीक है, 4 प्रति ईयर दिया है, तो यहाँ बड़ा 0.693 बटा के, 0.693 बटा के का मान 4 रख दिए, डिवाइड कर दिए 0.173 ईयर हो गया। ठीक है, तो यह तीसरे का आंसर हो गया 0.173 साल।
ठीक है, तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। कार्बन 14 के रेडियो एक्टिव क्षय की अर्ध आयु 5730 वर्ष है। एक पुरातत्व कलाकृति की लकड़ी में जीवित वृक्ष की लकड़ी की तुलना में 80% कार्बन 14 की मात्रा है। ठीक, नमूने की अर्ध आयु की गणना कीजिए, परकलन कीजिए। तो आप देख रहे हैं कार्बन 14 की रेडियो एक्टिव क्षय की अर्ध आयु दिया है 5730 वर्ष। एक पुरातत्व कलाकृति की लकड़ी में जीवित वृक्ष की लकड़ी की तुलना में 80% कार्बन 14 की मात्रा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 80% बचा है, बाकी 20% नष्ट हो चुका है। तो उस आधार पे जो है आपको जो लकड़ी मिली है उसकी आयु बताना है कि वो कितना साल पुराना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। रेडियो एक्टिव क्षय प्रथम कोटि की बलगतिकी है। जो रेडियो एक्टिव क्षय होता है वो किस बलगतिकी का पालन करता है? प्रथम कोटि का। तो रेडियो एक्टिव क्षय प्रथम कोटि बलगतिकी है। पुरातत्व कलाकृति की लकड़ी में 80% कार्बन 14 है। जो लकड़ी मिली है उसमें कार्बन 14 कितनी है? 80% है। माना जीवित वृक्ष की कुल रेडियो एक्टिव क्षय परमाणु N0 है। ठीक है, जब जीवित वृक्ष था तो उसमें टोटल रेडियो एक्टिव कार्बन 14 की परमाणु कितने थे? N0 है। माना जीवित वृक्ष में कुल रेडियो एक्टिव क्षय परमाणु N0 है, तो N बराबर 80% बचा है, तो 80% N0 का। ठीक है, बचा हुआ मात्रा कितनी होगी? तो N बराबर 80% N0 का। तो इसको लिख सकते हैं N बराबर, परसेंट को लिख सकते हैं 80/100 N0। तो यह N0/N बराबर 100/80। N0/N बराबर हो गया 100/80। बीजन स्थिरांक K बराबर होता है प्रथम कोटि के लिए 0.693/T²। तो K बराबर 0.693/T²। ठीक है, 5.730। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो यह K का मान हो गया। T½ का वैल्यू आपने रख दिया जो दिया था क्वेश्चन में। ठीक, अतः सूत्र आप लगा दें प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समय T बराबर 2.303/K log N0/N। तो यह हो गया आपका T बराबर 2.303/K। K का मान कितना आया? 0.693/5.7। ठीक है, यह आ गया आपका 5.730। तो वह वैल्यू आपने रख दिया 0.693, ये ऊपर चला जाएगा log 100/80। ठीक, अब जो है तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये आपका 5730 वर्ष है। ठीक है ना, 5730 वर्ष है ये अर्ध आयु जो है। तो यह आपने वैल्यू आपने रख दिया, K का मान आपने रख दिया 0.693/T²। 5730, तो 5730 ऊपर चला गया और log N0/N का मान 100/80। ठीक, तो यह इसको आपने log का वैल्यू सॉल्व किया तो यह 100/80 को सॉल्व करेंगे तो 1.25 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद जो है इसको आपने मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा T बराबर, ठीक है, 190/42 आ जाएगा और log 1.25 का मान आ जाएगा 0.0969। 0.0969 यह हो जाएगा। आप सब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा समय T बराबर 1845 साल, ईयर 1845 ईयर। ठीक है, अतः पुरातत्व कलाकृत लकड़ी कितनी वर्ष पुरानी है? 1845 वर्ष पुरानी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपने सॉल्व किया प्रथम कोटि की बलगतिकी के आधार पर, और आपका कलाकृत की लकड़ी की आयु कितनी निकल गई? 1845 वर्ष पुरानी है। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 15 अगले वीडियो लेक्चर्स में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।